ट्वेल्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में जानकारी की थी, है ना। गुप्त वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद अब थोड़ी बहुत डिटेल्स आती है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश के बाद सीधे अरबों के आक्रमण पे चलेंगे, मोहम्मद बिन कासिम पे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जो बौद्ध संगीतियां हुई थी वो कितनी हुई थी? बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी और किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में है। अब इसके समय में अजातशत्रु, अशोक और अजातशत्रु और कालाशोक दोनों थे, है ना। जो चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, चौथी जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसमें हीनयान और महायान, और महायान में 2 बढ़ गए। याद रखना, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज्म से संबंधित है। जैन धर्म का एकमात्र तीर्थंकर जो स्त्री था 19वें थे हमारे मल्लिकनाथ। अब इसके बाद पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? तो आंसर होगा आपका कालाशोक। पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी कालाशोक ने बनाया था। कालाशोक किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश से संबंधित था। अब अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो 1750 में टी पेंथेलर। और इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? 1837 जेम्स प्रिंसेप। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। जो अशोक के शिलालेख है कितने हैं? 14, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक दिया गया है? तो मास्की और गुर्जरा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दूसरा शिलालेख किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले थे सीधे सुदर्शन झील पे। सुदर्शन झील का निर्माण किया था महाराष्ट्र के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यमित्र वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनवाई थी। उसके बाद उसका जो पुनर्निर्माण किया था महाराष्ट्र के ही अन्य राज्यपाल थे सुशासक। महाराष्ट्र के ही अन्य राज्यपाल थे सुशासक, है ना। उन्होंने सुविशाख के समय जो रुद्रदमन का मंत्री था उसके समय दोबारा इसका पुनरुद्धार किया, ठीक है। और इस तरह से सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व, ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व, ठीक है। और यूनानियों को भारत से किसने भगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर से कंधार और काबुल उन्होंने ले लिया था, ठीक है। और जो चाणक्य था वो किसके दरबार में थे भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य के कितने नाम थे? चाणक्य का भाई एक नाम चाणक्य था, एक नाम विष्णुगुप्त था और एक नाम कौटिल्य था, ठीक है। तो इस तरह से 3 नाम चाणक्य के पूछे जाते हैं। चाणक्य की जो एक पुस्तक थी जिसमें चाणक्य की कूटनीति बताई गई है, तो वो थी मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखी है,
ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं गुप्त वंश में। गुप्त वंश का जो में सबसे प्रतापी राजा था वो था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, हरिशेन का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो गुप्त वंश से संबंधित है और समुद्रगुप्त जो गुप्त राजा था उसकी जानकारी मिलती है। एकमात्र गुप्त राजा था जो वीणा बजाता था भाई, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते थे, समुद्र को ही भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त के बाद विशाख दत्त की एक पुस्तक थी देवी रामचरितम, देवी गुप्त चरितम। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि कुमारगुप्त के बाद रामगुप्त एक राजा था। रामगुप्त नामक व्यक्ति एक राजा बना था और उसके समय शकों ने आक्रमण कर दिया था। शक है ना, शकों ने आक्रमण किया था। तो उसके बाद उसने अपनी जो धर्मपत्नी कुमार देवी थी उसको हार गया था, तो शक ले गए थे। उसके बाद जो राजा था कुमारगुप्त, उसने शकों को पराजित किया और उसकी ध्रुव देवी थी, है ना, ध्रुव देवी को छुड़ा कर ले आया और उससे शादी कर ली थी। और इसके बाद लास्ट में उससे ये पुत्री होती है उसके, और वो उसका विवाह वाकाटक वंश के राजेंद्र प्रथम से करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्तों के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ ली। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, है ना। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था और यही आगे चलकर विक्रमादित्य बना और शकों पर इसने विजय प्राप्त की थी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके पहले हिंद यूनानी आए थे, तो हिंद यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो हमारे आते हैं गुप्त शासक। और सोने की मुद्राओं को इनकी दीनार कहा जाता था, इनकी सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद 2-3 अभिलेख आ जाते हैं। जैसे एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित भाई, ये क्वेश्चन सीधे आता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है खारवेल से। एक शासक थे खारवेल के, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, याद रखना ये वही अभिलेख है जो भारत का सबसे प्रथम अभिलेख था। इसकी भाषा थी संस्कृत। ठीक है, इसकी भाषा थी संस्कृत। एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित था भाई समुद्रगुप्त से, लेकिन इसको बनाया था हरिशेन ने। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त और हरिशेन। इसके बाद आता है भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख ये संबंधित भाई स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। तो हाथी गुफा हो गया, खारवेल। इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख तो ये गौतमी बलश्री था। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख तो ये गौतमी बलश्री था। ठीक है, गौतमी बलश्री था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख संबंधित हमारा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख यशोवर्धन, मंदसौर अभिलेख, अभिलेख यशोवर्धन, यशोवर्धन। ये सारे अभिलेख हैं जो कभी न कभी एक नंबर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित था, खारवेल से। जूनागढ़ रुद्रदमन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, मंदसौर यशोवर्धन, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त,
नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। जूनागढ़ अभिलेख को हम लोग गिरनार अभिलेख बोलते हैं, भाई याद रखना। जूनागढ़ अभिलेख था, इसका ही नाम था गिरनार। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन से। याद रखना, ये पहला अभिलेख संस्कृत भाषा का था, पहला संस्कृत भाषी अभिलेख था। और गुप्त साम्राज्य था, इसमें सबसे पहले मंदिर बनाए गए, देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई, इनकी भाषा संस्कृत थी। इसीलिए सांस्कृतिक विरासत के लिए गुप्त वंश को ही स्वर्ण काल कहा गया था या स्वर्ण युग कहा गया था। गुप्त युग को क्या कहा गया था? स्वर्ण युग। इसके बाद हम लोगों ने संगम युग के बारे में पढ़ा था। संगम युग में 3 बैठकें हुई थी, ये मथुरा, कपाटपुरम और मदुरा, तीनों बैठकें हुई थी, है ना। अगस्त ऋषि थे और दूसरे में भी अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे और तीसरे में नक्कीरर थे। ये कल हमने आपको बता दिया था। चोर, चेल और पांडे, 3 जो दक्षिण भारत के राजवंश थे, चोल, चेल और पांडे। अब इसके बाद आज हम लोगों को ये पढ़ना है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ना। इसका अब देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख जो वंश हुए हैं, प्रमुख वंश जो हुए हैं उनके संस्थापक कौन थे, है ना। जो कुछ तो हमने आपको बता दिए हैं, जैसे हमने बता दिया था आपको कि हिंद यूनानी हो गया, शुंग हो गया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो पतंजलि का समकालीन था, और पुष्यमित्र शुंग ने ही यज्ञ करवाए थे। और उसके बाद गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने भी 3 यज्ञ कराए थे और शुंग ने 2 कराए थे। इसके बाद देखो वंश हमारे आते हैं कश्मीर के राजवंश। सबसे पहले इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत का राजवंश नहीं है। तो दक्षिण भारत के राजवंश 3 थे, चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। ये संगम राजवंश थे, संगम राजवंश या दक्षिण भारत के राजवंश, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत का राजवंश नहीं है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत का राजवंश नहीं है, या संगम साहित्य का राजवंश नहीं है, संगम साहित्य का राजवंश नहीं है, ठीक है। तो चेर, चोल, पांड्य, 3 को छोड़ दो, जो चौथा ऑप्शन होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ये 3 है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कारकेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारकेट हो गया, उत्पल हो गया, कारकेट, उत्पल और लोहार, ये 3 राजवंश किससे संबंधित है? तो भाई ये याद रखना, ये कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से। इसके देखो कश्मीर से क्वेश्चन आएगा कि कारकोट राजवंश कहां से संबंधित है? कश्मीर, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो भाई कारकेट, उत्पल और लोहार, ये 3 जो राजवंश है ये कश्मीर से संबंधित है, जबकि चेर, चोल और पांड्य ये 3 राजवंश संगम साहित्य से संबंधित है, संगम साहित्य से संबंधित है। अब देखो, अगर हम लोगों ने कश्मीर का नाम लिया है, अगर कश्मीर का नाम लिया है तो कश्मीर से एक क्वेश्चन तुरंत आना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन। जैसे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को किसने बसाया था? श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, ठीक है। उसके बाद कश्मीर से ये किताब है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़, कल्हड़, राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़। लेकिन क्वेश्चन ये तो पूछा जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। राज तरंगिणी में कल्हड़ ने किस साम्राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर से संबंधित है। किसका वर्णन है? कश्मीर। अगर उससे भी पूछ ले भाई कश्मीर के किस वंश का उल्लेख है? भाई कश्मीर में हमने 3 वंश बताया आपको, कारकेट, उत्पल और लोहार। तो जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसमें हमने ये जाना कि कश्मीर, लेकिन कश्मीर के किस वंश का उल्लेख है? तो याद रखना लोहार वंश का उल्लेख है। किसका उल्लेख भाई? लोहार वंश का। अगर इसके भी अंदर एक क्वेश्चन पूछ ले कि लोहार वंश में किस राजा का उल्लेख है, तो लोहार वंश के राजा
जय सिंह, ये आपको याद रखना भाई, ठीक है। एक तो कश्मीर के राजवंश है कारकोट उत्पल लोहार, ठीक है। कल्लर की रास रंगनी में कश्मीर का वर्णन है, और कश्मीर का एक लोहार वंश है, लोहार वंश के राजा जय सिंह का वर्णन है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जो संगम साहित्य युग था वो चेर चोल पांड्य में डिवाइड था, जबकि कश्मीर का जो युग था वो कारकेट उत्पल और लोहार में वर्णित था। और इसकी परिकल्पना जो हम लोग करते हैं रास रंगनी की कल्लर, उसमें कश्मीर है, कश्मीर का लोहार वंश है, लोहार वंश का राजा जय सिंह है, ठीक है। और इसी में यार एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने लिखा था, चंद्रवरदाई ने लिखा था, चंद्रवरदाई ने लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा। किसने लिखा था भाई? पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा। अब देखो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की, और इसमें यह क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न कौन कौन से वंश थे? अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पन्न कौन कौन से राजवंश थे? तो एक तो भाई था प्रतिहार वंश, एक था प्रतिहार वंश, एक था चालुक्य वंश, और एक था भाई चौहान वंश, और एक था परमार वंश। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी, हिंदी का पहला महाकाव्य था और बहुत बड़ा ये महाकाव्य है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 साम्राज्य कौन कौन से थे? अग्निकुंड से उत्पन्न 4 साम्राज्य कौन कौन से थे? प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। कौन से? प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। याद रखना भाई। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बताए हैं। एक तो संगम साहित्य का जो इतिहास था वो किन राजवंशों से संबंधित था? चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य। उसके बाद हमने आपको बताया कश्मीर का जो राजवंश है, कश्मीर का वंश किससे संबंधित था? कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट, उत्पल और लोहार ये 3 राजवंश कश्मीर से संबंधित है। कल्लर की रास रंगनी में कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का जो एक राजवंश लोहार था उसका वर्णन है, लोहार वंश के राजा जय सिंह का वर्णन है। इसके बाद हमने आपको बताया चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 वंश कौन से हैं? तो 4 वंश हैं, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार। क्वेश्चन याद रखना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखा किसने था? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी के समय में, ठीक है। मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध होगा, उसमें इसका वर्णन होगा 1191 और 1192 में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण राजवंश, कुछ महत्वपूर्ण राजवंश। देखो महत्वपूर्ण राजवंश से मतलब यह है कि जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, ठीक है, और राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनका, तो ये वंश हो गए भाई, और ये हो गए संस्थापक। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां से, ठीक है। सबसे पहला वंश आपके पास आता है, सबसे पहला वंश है वाकाटक, वाकाटक, वाकाटक है सिंह शक्ति। वाकाटक के संस्थापक कौन है भाई? सिंह शक्ति। इसके बाद आता है चालुक्य, चालुक्य आए थे मूल राज। इसके बाद आते हैं चोल, विजयालय, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो थे वो दंती दुर्ग,
राष्ट्रकूट जो है वो हमारे दंती दुर्ग, ठीक है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट। पाल वंश, गोपाल, पाल के गोपाल, ठीक है। कदम्ब, इसे लिख रहे कदम्ब, मरारसन। ये सारे कुछ राजवंश इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ लेने एक बार, है ना। वाकाटक का सिंह शक्ति हो जाएगा, चालुक्य का मूलराज हो जाएगा, चोल का विजयालय या राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग, गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट, पाल वंश का गोपाल और कदम्ब वंश का मरारसन। ये आपको क्वेश्चन से याद कर लेने। यहां से एक नंबर क्वेश्चन ये कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंतीदुर्ग, है ना। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की? नागभट्ट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। चोल का विजयालय, चालुक्य का मूलराज, वाकाटक का सिंह शक्ति, कदम्ब का मरारसन, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा शुरू हो जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हमारा शुरू होता है अरबों के आक्रमण से। अरबों का आक्रमण। अब देखो, अरबों का आक्रमण से शुरू होता है हमारा मध्यकालीन इतिहास। जो पहला अरब आक्रमण था, जो पहला अरब आक्रमण था सफल, है ना, जो सफलतापूर्वक किया गया, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईसा पूर्व में पहला अरब आक्रमण किया गया था, है ना। 712 में पहला अरब आक्रमण किया गया और जो मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आ गया। चचनामा एक पुस्तक है, चचनामा, जिसमें अरबों के आक्रमण की जानकारी हम लोगों को मिलती है। चचनामा एक पुस्तक है जिसमें अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक से अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो चचनामा, याद रखना, चचनामा, ठीक है। तो अच्छा, अरबों का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था? अरबों का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य भारत को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को अच्छे से लूटा और लूट के वो चला गया। इसके बाद आता, याद रखना, पहला अरब मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया, आक्रमण किया, ठीक है। इसके आक्रमण का, इसका उल्लेख चचनामा में मिलता है, चचनामा में मिलता है। इसके बाद तो ये तो अरब हो गया था। पहला अरब था मोहम्मद बिन कासिम, कब आया था? 712 में। इसका उल्लेख कहां मिलता है? चचनामा में। इसके अरबों के बाद फिर आता है तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो इसके बाद आता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी और शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। इसके दरबार में अलबरूनी और फिरदौसी थे, फिरदौसी थे। अलबरूनी की पुस्तक है, बहुत बड़े लेखक थे। अलबरूनी की है किताब उल हिंद, ठीक है, और फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा,
याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 17 बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी के साथ कौन कौन आया था? अल-बरूनी और फिरदौसी। अल-बरूनी ने क्या किया? किताबुल हिंद। और फिरदौसी ने क्या किया था? शाहनामा लिखा, ठीक है। और 17 बार आक्रमण जो किया था, तो 17 बार आक्रमण में इसने सबसे खतरनाक आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का था। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। अच्छा, इसका आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। आखिरी आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, है ना, जब ये लूट कर और उससे बहुत सारा जो धन और संपत्ति थी वो लेकर जा रहा था, तो रास्ते में इसको लूट लिया गया और इसको लूटा था जाटों ने। इसीलिए इसने अपना अंतिम अभियान जाटों के खिलाफ चलाया था, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण किया, है ना। तुर्क था महमूद गजनवी। 17 इसका काम सिर्फ क्या था? लूटना और इस्लाम का प्रचार। लूटना और इस्लाम का प्रचार। इसके सिर्फ 2 रीजन थे। महमूद गजनवी जो था इसके सिर्फ 2 रीजन थे, 2 कारण थे। पहला कारण था कि भारत को लूटकर बहुत सारी अकूत संपत्ति लेना। दूसरा कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसके सिवा इसका शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। 17 वर्ष ने आक्रमण किया। अल-बरूनी फिरदौसी इसके दरबार में थे। किताबुल हिंद और शाहनामा लिखी गई। अंतिम आक्रमण इसका जाटों के विरुद्ध था। कहते हैं कि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और 1008 ईस्वी में इसने नागरकोट पर आक्रमण किया था। 1008 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 1027 में ये भारत से चला गया था। इसके बाद नंबर आता है किसका? महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी। देखो, अभी हमने आपको ये बताया है कि महमूद गजनवी का मेन मोटो क्या था? महमूद गजनवी का मेन मोटो भारत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। जबकि जो मोहम्मद गोरी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य करना। देखो, दोनों में अंतर है, दोनों के काम में अंतर है। उसका मन था लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसीलिए बैक टू बैक उसने 17 आक्रमण किए थे। अब इसका मतलब क्या था? राज्य करना। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, बाहर से कहीं आप बसे हो, वहां राज्य करना चाहते हो, तो क्या आप सीधे अटैक कर लोगे उसके ऊपर? सीधे अटैक करके क्या करोगे वहां, है ना भाई? जाओगे पहले भाई उनसे मित्रता करोगे और उनसे कुछ लोगों से अपनी मित्रता बढ़ाओगे, उसके बाद अपना भाई साम्राज्य फैलाओगे वहां। तो सेम इसीलिए जो मोहम्मद गौरी था वो महमूद गजनवी के इतना क्रांतिकारी नहीं था। हालांकि लूटा उसने भी था, लेकिन इसने एक सिस्टमैटिक तरीके से लूटा था। मोहम्मद गौरी ने सिस्टमैटिक तरीके से लूटा था। अब सिस्टमैटिक तरीके से लूटने का मतलब है पहले इसने राज्य किया, जो प्रॉपर अपना युद्ध किए, है ना, सीरियस लड़ाई ली। लेकिन महमूद गजनवी किसी को जानता ही नहीं था। अगर उसके बाद मैसेज आया कि अच्छा सोमनाथ मंदिर बहुत सोना है, तो सीधे वो अटैक कर देता सोमनाथ मंदिर के ऊपर और लूट के भाग जाता था। वहां के लोगों से, वहां की जनता से उसको कोई मतलब नहीं था। एक बात मैं आपको बता दें, जब सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था तो एक वहां की छोटी रियासत थी अनहिलवाड़ ने इसका विरोध किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि अनहिलवाड़ से इसकी सेना सिर्फ निकली थी और वहां की सारी खिड़कियां बंद हो गई थी, ऐसा है ना, ठीक है। तो वो महमूद गजनवी के रास्ते में जो आता था उसको साफ कर देता था, लेकिन वो अगल बगल किसी से बोलता, उसका सिर्फ काम था लूटना, पैसा लेना, इस्लाम का प्रचार करना और निकल जाना यहां से, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी का मोटो भी यही था, लेकिन उसमें एक मेन मोटो लगा दिया, राज्य करना। तो सबसे पहले इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम पूछा गया था भाई पेपर में, तो इसका वास्तविक नाम था सिहाबुद्दीन।
शिहाबुद्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। इसने सबसे पहले क्या किया, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। जो आ गया साम्राज्य की स्थापना, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद आता है इसके प्रमुख युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, 1191 1192। ठीक है, इसमें गोरी हारा था, इसमें गोरी जीता था। ठीक है, और इसके हराया किसने था, पृथ्वीराज चौहान जीता था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था। पृथ्वीराज चौहान का एक दूसरा नाम जयसिंह द्वितीय था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम जयसिंह द्वितीय था। ठीक है, सॉरी पृथ्वीराज तृतीय था, जयसिंह नहीं। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम पृथ्वीराज तृतीय था, याद रखना भाई, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को देखो याद रखना भाई, पृथ्वीराज चौहान ही क्या था, पृथ्वीराज तृतीय था। ये दोनों एक ही है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय था। तो 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी को पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने हरा दिया। और इसके बाद बैक टू बैक तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, जिसमें गोरी जीत गया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही चंद्रवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। और पृथ्वीराज रासों से में उत्पन्न अग्निकुंड से 4 वंश कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया था, कमेंट में आप उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, तो इसके बाद तराइन का प्रथम हो गया, तराइन का द्वितीय हो गया। हाँ, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलवाए, जिसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति थी। ठीक है, सिक्के चलवाए थे जिसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति थी, और दूसरी तरफ कलमा कुछ लिखा हुआ होता था, है ना। एक तरफ गणेश लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो मतलब गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के सिक्के किसने चलवाए थे, तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। ठीक है, ये इसका सबसे गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भाई, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर बहुत दिन तक शासन कर लिया, भारत पर बहुत दिन तक शासन कर लिया, तो उसने क्या किया भाई, अपना जो गुलाम था, गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन की बागडोर सौंप दी, और यहां से चला गया गजनी, यहां से चला गया गजनी। और उसके बाद गजनी जाने के बाद जो यहाँ का शासन और सत्ता थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभालना शुरू कर दिया। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, एक स्लेव था, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, मोहम्मद गौरी का, तो इसलिए उसने मोहम्मद गौरी के भारत छोड़ते ही उसने किसकी नींव रखी, गुलाम वंश की नींव रखी, स्लेव डायनेस्टी उसने बना डाली। ठीक है, अपना अलग उसने वंश चलाना शुरू कर दिया, मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश उसने बनाया। गुलाम वंश किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी क्यों बनाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी के भारत छोड़ने के बाद, या मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, है ना, मरने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की बागडोर संभाली। अच्छा, मोहम्मद गौरी मरा कैसे था,
है ना। तो पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने हरा दिया था, है ना। और हरा के उसने, चूंकि पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में बहुत माहिर था, वो ऐसा बोला जाता है कि एक शब्दवेदी राजा था। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान एक शब्दवेदी राजा था और शब्द पर वो बाण चला देता था। शब्दवेदी राजा हमारे राजा दशरथ भी थे, जो भगवान राम के पिता थे, और उन्होंने शब्दवेदी बाण पे ही जब बाण चलाया था तो श्रवण कुमार की वो बाण लगा था। तभी श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे आज मैं बच्चे के लिए रो रहा हूं, वैसे आप एक दिन भी बच्चे के लिए रोगे। तो वही कंडीशन आई थी जब राम बन जा रहे थे। तो इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान भी शब्दवेदी राजा था और बहुत अच्छा एक आर्चियर था, है ना, धनुर्विद्या में बहुत माहिर था। तो उसने क्या किया, जब धनुर्विद्या में माहिर था तो ये जो मोहम्मद गौरी गजनी टाइप के जो लोग होते हैं बहुत पागल हुआ करते, वो इंडियंस को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और बदनामी मतलब बेइज्जती करने की हमेशा कोशिश किया करते थे। बट यार मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाते थे, मैक्सिमम टाइम वो फेल हो जाते थे और कभी कभी ऐसी मूर्खता भी कर देते थे कि इनको अपनी जान भी देनी पड़ जाती थी, है ना। तो वही हाल मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, इनमें इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था जैसे शोले पिक्चर में जय वीरू का था, ठीक है। तो जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया 1112 में। हरा करके पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को इसने एक ही शेल में डाल दिया, एक ही जेल में डाल दिया। तो मोहम्मद गौरी को यह पता चला कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो बहुत अच्छा धनुर्धर है, बहुत अच्छा निशानेबाज है, बहुत अच्छा धनुष चलाता है। तो उसने क्या कहा, इनको बुलाया और पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय था उसकी आंखें फुड़वा दी। क्या किया इसने, उसकी आंखें फुड़वा दी। और आंखें फुड़वाने के बाद चंद्रबरदाई को उसके बगल, अच्छा देखना, चंद्रबरदाई की आंखें नहीं फुड़वाई, आंखें फुड़वाई है पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान की। चाहे पृथ्वीराज चौहान को चाहे पृथ्वीराज तृतीय को, बात एक ही है। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि भाई इनकी आंखें फोड़ दो, अब इनको धनुष दे दो। धनुष देने के बाद इनको एक बाण दो, सिर्फ एक बाण दो और इनको निशाना लगाने को बोलो कि ये भाई ऊपर बैठा था, सिंहासन ऊपर था और पृथ्वीराज चौहान नीचे खड़ा था। तो कुछ डिस्टेंस थी, सीढ़ियों की डिस्टेंस, और वो नीचे खड़ा था ऐसे धनुष लिए। तो मोहम्मद गौरी ने कहा भाई इनसे बोलो निशाना लगाए कि यहाँ पे लगे आके, है ना। उसने कुछ अपना टारगेट पॉइंट बताया। अच्छा, टारगेट पॉइंट उसने अपने जहां वो बैठा था उसके अगल बगल बताया था। तो चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा था, है ना। अब यार एक्चुअली दोहा तो उनको पता नहीं है, तो उस दोहे का अर्थ ये था कि 22 फीट 4 इंच के ऊपर, ध्यान सुनना, देखो पृथ्वीराज चौहान इस समय अंधा है, एक बाण उसके पास है सिर्फ, है ना, और सिर्फ वो चंद्रबरदाई की वर्डिंग पे जा रहा है। चंद्रबरदाई ने बोला कि 22 फुट 4 इंच के ऊपर शासक बैठा है। 22 मतलब जो उसने दोहा बोला था उसका मैं अर्थ बता रहा हूं हिंदी में, एक्चुअली संस्कृत में दोहा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 22 फीट 4 इंच के ऊपर शासक बैठा है और ऐसे बोलते हैं कि मत चूको चौहान, है ना, मत चूको चौहान। तो जैसे ही उसने बोला तो यार पृथ्वीराज चौहान इतना अच्छा दौड़ा था कि उसने ऐसे ही देख लिया कि भाई 22 फीट कहां है, और बिल्कुल उसके वर्ड पे निशाना लगा मारा, चंद्रबरदाई के सीने में लगा, उसके सॉरी मोहम्मद गौरी के सीने में बाण लगा था जाके, ठीक है। अब समझो वो भाई अंधा था और उसने सिर्फ चंद्रबरदाई के वर्ड पे जाके उसी तरह से अपना धनुष सेट किया और सिर्फ एक उसके ऊपर बाण था और इतनी अच्छी तरीके से उसने बाण चलाया था कि मोहम्मद गौरी के सीधे हार्ट पे लगा था जाके। तुरंत मोहम्मद गौरी वहीं मर गया था और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। तो हमने अभी आपसे बोला कि कभी कभी ये ऐसे ही अंग्रेजी करते थे और ऐसे ही ये इन्होंने किया, तो देखो इसका रिजल्ट को क्या मिला, डेथ हुई, मृत्यु हुई। इसलिए इंडियंस से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए, है ना, चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे वो जो भी हो, है ना, कभी नहीं भिड़ना चाहिए। और हाँ, इसके बाद ही भाई चंद्रबरदाई चूंकि पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा मंत्री था, बहुत अच्छा लेखक था, तो जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसको ये पता चल गया। अब इसमें भी ट्रेजेडी देखना,
चंद्रबरदाई को ये भाई पृथ्वीराज चौहान कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम लोग कहाँ हैं, उसको तो ये भी नहीं पता था कि हम राज दरबार में बैठे हैं, खड़े हैं। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को सब दिखता था। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया, चंद्रबरदाई के पास भाई बगल में एक वो रखी थी तलवार, उसको मिल गई, तो उसने पहले पृथ्वीराज चौहान की तलवार लगा दी, घुसेड़ दिया पेट के अंदर, उसको मार दिया, फिर उसके बाद निकाल के अपने मार ली। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान चंद्रशेखर आजाद के पहले, चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गोली से अपने को मारी, तो उनके इनकी शपथ दी कि हम अंग्रेजों से नहीं मरेंगे। चंद्रशेखर आजाद से पहले पृथ्वीराज चौहान ऐसा शासक था जिसने दूसरे के मतलब हथियार से मारना स्वीकार नहीं किया था और ना ही उसको कोई मार पाया था। तो चंद्रबरदाई जो उसका था उसी ने उसको मारा था और एक दूसरे को अपने उन्होंने मार लिया था। तो ये यहां से पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री खत्म होती है। और उसके साथ साथ मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी को क्या जरूरत थी सब करने की, भाई तुम जीत गए थे, राज करते आराम थे, लेकिन बुद्धि भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या किया जाए। तो इस तरह से जैसे ही मोहम्मद गौरी का पतन होता है तो उसके बाद इसका एक स्लेव आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की नींव रखी। इसका नाम गुलाम इसलिए रखा था क्योंकि ये गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। कब से भाई, इसका 1206 से 1210 तक इसका जो शासन काल था, 1206 से 1210 तक, ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किए थे, है ना, और कैसे उसने इसको लाख बख्श कहा जाता था, कैसे इसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक, इसके बाद सैयद, इसके बाद लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। ये हम लोग पूरी सीरीज एक तरह से पढ़ेंगे। और लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी जो इसका राजा था, उस पर बाबर ने आक्रमण किया था, और इसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाएगा, मुगल। तो एक सीरीज जो हमारी चल रही है पूरी हिस्ट्री कवर करने की, तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको और बहुत लिमिटेड टाइम में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जितने सारे फैक्ट हैं हमने उसको अभी डिस्कस किए। हम लोग गुलाम वंश से अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और